क्लास 10 साइंस का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम एसिड पे चर्चा करेंगे, एसिड की डिटेल से चर्चा होगी। ये पार्ट 1 है। इसमें इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो चैप्टर का टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट में एसिड खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेस पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्ट पढ़ेंगे। एसिड जानते हैं सबसे पहले क्या है, एसिड के बारे में हमको जानना है। उसके बाद एसिड का डिटेल जानेंगे, फिर टाइप्स ऑफ एसिड जानेंगे, कंसंट्रेटेड डाइल्यूट एसिड के बारे में जानेंगे, और फिर कैरेक्टर्स ऑफ एसिड और केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज आपके लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस पार्ट, इस सिलेबस में आपको। तो सबसे पहले एसिड के बारे में जानते हैं, तब पहले समझते हैं एसिड है क्या, तब फिर डेफिनेशन पे जाएंगे। एसिड क्या है, जो आपने जूनियर क्लास में पढ़ा था कि एसिड वैसा सब्सटेंस है जिसका टेस्ट सुअर होता है, जो खट्टा है वो एसिड है। अब वो नहीं जानना है, वो एक हमारा प्रॉपर्टीज बन के रह जाएगा कि हाँ एसिड का एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो एसिड को जानेंगे उस तरह से जानेंगे कि एसिड वैसा सब्सटेंस है, एसिड वैसा सब्सटेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन क्या है, वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो, यानी कि वाटर में जो सॉल्यूशन बनता है, वाटर से जो सॉल्यूशन बनता है, सीधा सीधी कहिए कि वाटर में, बस वैसा सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व करने पे, वाटर में डिसॉल्व करने पे H प्लस आयन दे, H प्लस आयन दे, या कहिए H प्लस आयन डिसोसिएट करे, टूट के निकले H प्लस आयन। वाटर में जैसे ही डालेंगे हम एसिड को, वाटर में जैसे ही डालेंगे यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो टूट के हमको H प्लस आयन प्रदान करेगा, फर्निश करेगा, ऐसे भी कह सकते हैं, डिसोसिएट करेगा, आयनाइज करेगा, क्योंकि वह आयनाइजेशन हो रहा है, आयनाइज करेगा क्या, H प्लस आयन। तो वैसे सब्सटेंस को हम कहेंगे कि वो एसिड है। और भी बातें हैं, H प्लस आयन ही नहीं, और भी बातें हैं। अब ये H प्लस आयन जैसे ही हमको डिसोसिएट होगा एसिड को वाटर में डिसॉल्व करने पे, तो वो H प्लस आयन बहुत ही अनस्टेबल है, वो तुरंत वाटर से रिएक्शन कर लेगा। H प्लस आयन अनस्टेबल है, वो वाटर से रिएक्शन कर लेगा, तो H3O प्लस बन जाएगा। यहां देखिए H2 एक 3 हो गया ना, H3O प्लस हो गया, ठीक है। इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। अब जो वाटर की जो प्रॉपर्टी है कि हमने एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया, किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया तो H प्लस आयन दिया, यानी कि उस एसिड को डिसोसिएट कर दिया, तो वाटर के इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि HCl जैसे एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम वाटर में अगर डिसॉल्व करें, वाटर में मींस एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें, ठीक है, तो वो वाटर इस HCl कंपाउंड को तोड़ देगा और हमको गिव अप करेगा H प्लस आयन। और यहाँ पे H प्लस निकल गया तो यहाँ क्लोरीन का आयन बचा, और क्लोरीन निगेटिव आयन होता है, यानी कि HCl दिया H प्लस और Cl माइनस, ठीक है। H प्लस आयन हमको प्राप्त हो गया। अब हमने पढ़ा कि H प्लस आयन इसे शांत नहीं रहेगा, ये तुरंत H2O से रिएक्शन करने पे H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। तो ये जो वाटर की जो प्रॉपर्टी है किसी सब्सटेंस को तोड़ देने की, उस प्रॉपर्टी को कहेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या, इस प्रॉपर्टी को जो वाटर तोड़ दे रहा है, डिसोसिएट कर दे रहा है किसी सब्सटेंस को, इस प्रॉपर्टी का नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये सारी बातें हो गई एसिड के बारे में। अब एक एग्जांपल और लेंगे, पहले आप डिफिनेशन समझिए। दो सब्सटेंस विच गिव्स, वैसा सब्सटेंस जो देता है या फिर आयनाइज करता है, यानी कि आयनाइजेशन के बाद वो आयनाइज करता है या फिर डिसोसिएट करता है या फिर फर्निश करता है, कुछ भी ले सकते हैं। क्या, H प्लस आयन या फिर H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन ऑन डिसॉल्विंग इन एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पे, जो कि आपने अभी समझ लिया। एक एग्जांपल और लेते हैं, हमने सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जांपल लेके आपको दिखा देता हूं। अभी सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ेंगे, इसी वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो देखते रहिए लास्ट तक, आपको सब क्लियर हो जाएगा कि HCl और H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कौन सा एसिड है, मिनरल एसिड है, क्या है, कंसंट्रेटेड डाइल्यूट, सब पता चलेगा। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। इसको हम
वाटर में डिसॉल्व करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, तो यहां से 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन निकलेगा 2H+। अब ये मैटर नहीं रखता कि 1 हाइड्रोजन निकले, 2 हाइड्रोजन निकले, 3 हाइड्रोजन, 3 भी निकलता है, तो 3 हाइड्रोजन निकले 2 हाइड्रोजन निकले मतलब नहीं है। हाइड्रोजन आयन दिया ना तो वो एसिड है, और साथ में SO4 -2, क्योंकि SO4 की वैलेंसी 2 होती है, -2 होती है। ठीक है, ये H+ आयन दिया और ये फिर H3O+ आयन हाइड्रोनियम आयन बना लेगा वैसे ही। तो ये एग्जांपल देके हमने बताया एसिड के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में। एसिड को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड या फिर इनऑर्गेनिक एसिड। पहला है ऑर्गेनिक एसिड और सेकेंड है मिनरल या फिर इसको इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड क्या है? वैसा एसिड जो नेचुरल सोर्स से हमको ऑब्टेन होता है। कहां से ऑब्टेन होता है? नेचुरल सोर्स से जो एसिड ऑब्टेन हो वो ऑर्गेनिक एसिड होता है। इसके जस्ट अपोजिट इनऑर्गेनिक एसिड जो हमको मिनरल्स से प्राप्त हो, मिनरल्स से ऑब्टेन हो। अर्थ क्रस्ट में जो मिनरल्स हैं उनसे हमको जो एसिड प्राप्त होता है वो क्या है? मिनरल एसिड। एग्जांपल देके अभी हम बताते हैं। ये जो ऑर्गेनिक एसिड है इसको हमें नेचुरली प्राप्त होता है, प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है, नेचुरली प्राप्त होता है। दैट मीन्स प्लांट्स से या फिर एनिमल्स से हमको ऑब्टेन होता है। और मिनरल एसिड जो है आर्टिफिशियल तरीके से इसे प्रिपेयर किया जाता है, आर्टिफिशियल तरीके से इसे हम प्रिपेयर किया जाता है। ये क्या है? मिनरल एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो ये हमको खाने पीने के लिए ये नॉन हार्मफुल है, ये नॉन हार्मफुल है। इसे हम डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं। एग्जांपल देंगे तो पता चलेगा, डे टू डे लाइफ में भी ये यूज करते हैं। ये नॉन हार्मफुल है टू ईट और ड्रिंक। लेकिन इसका अगर हम कंसेंट्रेटेड यूज करें, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन यूज करें, कंसेंट्रेटेड बताएंगे, वीडियो देखिए बताएंगे। कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन यूज करें तो ये बहुत ही हार्मफुल है। एसिड हमारे लिए ये बहुत हार्मफुल है। सो देखिए ये सब ऑर्गेनिक एसिड हैं, यानी कि प्लांट एनिमल से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है मैंने वो भी यहाँ पे साइड में लिख दिया। इस तरफ एसिड का नाम है, इस तरफ सोर्स है उसका। देखते हैं एसिटिक एसिड, यानी कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला देख लीजिए। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है CH3COOH, ठीक है, CH3COOH। ये इथानोइक एसिड है। चलिए विनीगर में प्रेजेंट रहता है ये। दूसरा देखते हैं साइट्रिक एसिड, और जो मेन है उसका मैं फॉर्मूला बता दूंगा। साइट्रिक एसिड ये साइट्रस फ्रूट में, साइट्रस मतलब खट्टे फूल में, जैसे लेमन, ऑरेंज, जो पूरा खट्टा लगता है एकदम। लेमन खट्टा पूरा, और ऑरेंज। लैक्टिक एसिड मतलब लैक्टिक मतलब कर्ड में रहता है, और सोअर मिल्क में खट्टा दूध हो जाता है। जब दूध फट जाता है तो सोअर मिल्क में, कर्ड में लैक्टिक एसिड रहता है। उसी तरह से मैंने लिखा है टर्टरिक एसिड टर्मरिन में, लेमन में। अब कहोगे लेमन में एसिड कहाँ से आ गया? लेमन टेस्ट सोअर है, जो कि आपने जूनियर क्लास में पढ़ा है, तो उसमें था ना एसिड, आपने पढ़ा होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि लेमन खाते हैं, ऑरेंज खाते हैं, कर्ड, सोअर मिल्क, क्या इस सब में हमको हार्मफुल है। इसलिए मैंने कहा था कि ऑर्गेनिक एसिड हार्मफुल, नॉन हार्मफुल है, ठीक है ना। एसिड प्रेजेंट है लेकिन हमारे लिए कोई हार्मफुल नहीं है। उसी तरह टर्टरिक एसिड टर्मरिन, ऑक्जालिक एसिड टोमेटो, ये सभी एसिड का नाम है और इससे ये सोर्स है, इसमें ये प्रेजेंट रहता है। ओलिक एसिड ओलिव ऑयल, स्टेरिक एसिड मस्टर्ड ऑयल, पाल्मेटिक एसिड। और ये देखिए फॉर्मिक एसिड, ये आपको ज़्यादा ध्यान देना है। एंड्स स्टिंग, चींटी के काटने पे जो हमको पेन फील होता है वो फॉर्मिक एसिड के कारण होता है। चींटी का स्टिंग जिससे वो चुभाती है, उससे क्या होता है हमारे बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंटर कर जाता है। वही एसिड हमको पेन क्रिएट करता है। बचने के लिए क्या करेंगे? बचने के लिए बताएंगे नेक्स्ट में, हम बेस पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। बेकिंग सोडा फॉर्मूला NaHCO3, ये एंटा एसिड है। हम नेक्स्ट पार्ट में इस पर डिटेल से बात करेंगे, फिर भी अभी बता देते हैं। MgOH मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटा एसिड है। एसिड के उल्टा एंटा एसिड मतलब एसिड के इफेक्ट को कम करता है। एंटा एसिड जैसे होता है एंटी वायरस, वायरस के इफेक्ट को कम करता है, उसके एंटा एसिड एसिड के इफेक्ट को कम करता है। तो इसके बारे हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। यूरिक एसिड यूरिन और ब्यूटेरिक एसिड रेंसिड बटर। फॉर्मिक एसिड मैंने कहा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसका मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। फॉर्मिक एसिड देखिए, इसको मैं लिख रहा हूँ फॉर्मिक एसिड, ये वाला है, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मिक एसिड का है HCOOH। ये आप जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए, कॉपी में इसको लिखिए। मिनरल एसिड में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड वीडियो के शुरू में ही हमने बताया था, इसके बारे में हमने कहा था और बताऊंगा। यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक मिनरल एसिड है और ये बहुत ही कॉमन एसिड है, इसका बहुत यूज होता है।
सल्फ, ये 3 जो मैंने नंबरिंग करके लिखा, ये 3 तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसका बहुत सारी जो होता है मिनरल एसिड की बात करें तो ये 3 इंपॉर्टेंट मिनरल एसिड है। आपको बुक में ये 3 का नाम ही दिखेगा मिनरल एसिड में, ये बहुत कम दिखेगा। यानी कि 3 बहुत इंपॉर्टेंट है मिनरल एसिड में, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, नाइट्रिक एसिड HNO3 है। नाइट्रिक एसिड का जो कॉमन नेम है इसको हम एक्वा फोर्टिस भी कहते हैं, एक्वा फोर्टिस, ठीक है। और एक बात बता दूं आपको सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये कॉमन नेम हो गया, और ये बता रहा हूं सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में कि ये किंग ऑफ केमिकल है, किंग ऑफ केमिकल, केमिकल का किंग है। ये सब केमिकल ही ना है, जितने भी मिनरल एसिड है सारे केमिकल्स ही हैं। आप जो केमिस्ट्री लैब में देखते होंगे केमिकल सब रखा हुआ, वो सब क्या एसिड रखा होगा, बेस रखा होगा, ये सब एसिड बेस सब रखा रहता है, ये सारी चीज रहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक। तो केमिकल का किंग है। पूछेंगे किंग है तो क्वीन कौन होगा, चलो वो भी बता देते हैं, क्वीन ऑफ केमिकल। ये वैसे टॉपिक से थोड़ा सा अलग हो गया क्वीन ऑफ केमिकल, फिर भी आपके नॉलेज के लिए बेंजीन फॉर्मूला C6H6, ये थोड़ा सा आपके टॉपिक से बियॉन्ड हो गया, इसको टॉपिक में नहीं देखना है, इन सबको टॉपिक में देखना है। किंग का बात आया इसलिए क्वीन बताया। अब नाइट्रिक एसिड HNO3 ये भी इंपॉर्टेंट एसिड है, मिनरल एसिड, सारे मिनरल एसिड है ये। अगर इसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यूज करेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बताऊंगा वीडियो में, तो वो बहुत हार्मफुल होगा, लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट एसिड बहुत कम होगा। HCl हम लोग यूज भी करते हैं फर्श वगैरह सब पे यूज भी बताएंगे, तो वो डाइल्यूट है, कम कोरोट करता है। ये कार्बोनिक एसिड H2CO3 स्ट्रॉन्ग वीक पढ़ाएंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, अब ध्यान देना फॉस्फोरस यहाँ फॉस्फोरिक था, यहाँ ओस आ गया, OUS था, यहाँ IC, बस इतने अंतर है। तो यहाँ H3PO4 था तो यहाँ H3PO3 आ गया, H3PO4 था तो H3PO3 आ गया, PO4 से एक हाइड्रोजन कम गया, ऑक्सीजन कम गया, PO3 हो गया सिर्फ अस लगने से। उसी तरह देखिए सल्फ्यूरस हो गया, यहाँ सल्फ्यूरिक था H2SO4, सल्फ्यूरस हो गया तो H2SO4 की जगह H2SO3 हो गया। नाइट्रिक था HNO3, नाइट्रस कर दिए, अस लगा गए, तो एक कम कर देना है क्या, ऑक्सीजन, HNO3 था तो HNO2 हो गया, ठीक है। ये आपको ये 3 इंपॉर्टेंट देखना है, थोड़ा ये कंसेप्ट बेस्ड है, अस और इक वाला। और ये हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रोआयोडिक, HBr और HI, मेन आपको ये 3 याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड, जो कि शुरू से ही बात हो रही थी। बस इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, बहुत टफ चीज़ नहीं है। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सिंपल लैंग्वेज में समझिए, वैसा एसिड जिसमें वाटर का अमाउंट बहुत कम हो, तो यानी कि वाटर का अमाउंट बहुत कम हो, यानी कि एसिड का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो वैसे एसिड को हम कंसंट्रेटेड एसिड कहेंगे। इसके जस्ट अपोजिट डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड वैसा एसिड जिसमें वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा है, यानी कि एसिड का अमाउंट बहुत कम है, तो डाइल्यूट एसिड हो गया। अब ऐसे याद रखिए, कुछ कंसंट्रेटेड है ना, मतलब पूरा कंसंट्रेटेड है, सेंस नहीं लग रहा है, कंसंट्रेटेड बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा क्या होगा, एसिड पूरा कंसंट्रेटेड है, एकदम गंभीर है, तो मतलब क्या, कंसंट्रेटेड है मीन्स उसमें एसिड का मात्रा बहुत अधिक है, एसिड का मात्रा बहुत अधिक है। वाटर एकदम लगभग ना के बराबर है, वाटर में क्या है, मिनिमम अमाउंट है वाटर का, मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, मिनिमम पे पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर का कम से कम अमाउंट है, यानी कि एसिड का मात्रा बहुत अधिक, कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट बोले तो एकदम डाइल्यूट है, एसिड का मात्रा बहुत कम है, मच मोर वाटर है, मच मोर ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा वाटर, एसिड बहुत कम है, यहाँ एसिड बहुत ज्यादा, यहाँ एसिड बहुत कम, ये कंसंट्रेटेड, इसलिए मैंने कहा था कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, होगा मिनरल एसिड का, तो हार्मफुल होगा हमारे, क्योंकि वहां एसिड का मात्रा अधिक होगा, HCl, H2SO4, HNO3, इसका अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे यानी कि एसिड का मात्रा बहुत अधिक होगा, वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड पे। सबसे पहले जो हमने कैटेगराइज किया था ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड को, उसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड ढूंढते हैं, ठीक है। तब हम बताएंगे स्ट्रॉन्ग वीक के बारे में डिटेल से, केमिकली तरीके से बताएंगे उसको। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन कौन, ये जान लीजिए कि जितने भी मिनरल एसिड हमने अभी नाम लिखा था, जितने भी मिनरल एसिड का हमने नाम लिखा था अभी, वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, एक्सेप्शन मतलब
सारे मिनरल एसिड हैं, किसको एक्सेप्शन भी है उसमें, किसको छोड़ के, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड एक एक्सेप्शन है, यानी कि कार्बोनिक एसिड मिनरल एसिड है ना, लेकिन कार्बोनिक एसिड को छोड़ के जितने भी मिनरल एसिड हैं वो सारे स्ट्रांग हैं। स्ट्रांग नाम से पता चला ताकतवर हैं। अब स्ट्रांग का मीनिंग समझाएंगे, अभी रुकिए, पहले वीक बता देते हैं, अब हम स्ट्रांग को डिटेल से बताएंगे। स्ट्रांग नाम से पता चल रहा है स्ट्रांग है और वीक कमजोर है। तो कार्बोनिक एसिड कहां प्रेजेंट रहता है, सोडा वाटर में। चलिए, ये हमारा एक्सेप्शन हो गया, सारे मिनरल एसिड स्ट्रांग एसिड है। और H2CO3 स्ट्रांग नहीं है तो क्या है, साफ बात है वीक है। वीक भी मत कहो, वीकेस्ट कहो, सबसे स्मॉल है, मतलब सबसे कमजोर, वीकेस्ट एसिड है। वीक में देखें जितने ऑर्गेनिक एसिड वो सारे वीक, अब प्लस H2CO3, यहाँ का जो एक्सेप्शन था वो यहाँ चला गया। अब हम मीनिंग समझते हैं स्ट्रॉन्ग डाइल्यूट। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वैसा एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। हमने बताया था कि एसिड आयोनाइज होते हैं और H+ आयन फर्निश करते हैं, यानी कि टूटते हैं। तो वैसा एसिड जो कंप्लीटली टूट जाता है, जरा सा भी नहीं बचेगा, एकदम कंप्लीटली टूट जाएगा, वैसे एसिड को हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी कि कंप्लीटली टूटेगा, इसका मतलब बहुत ज्यादा H+ आयन देगा। पहला बात हो गया कि ये कंप्लीटली आयोनाइज होता है, कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, आयोनाइज होते हैं। और कंप्लीटली आयोनाइज होगा तो क्या होगा, H+ आयन का संख्या बहुत ज्यादा होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन गिव्स लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन। H+ आयन बहुत ज्यादा देते हैं। HCl एग्जांपल देखेंगे, टूटेगा H+ देगा, Cl- देगा। H2SO4 टूटता है तो क्या देता है, 2H+ और SO4-2, सारा टूट जाता है, पूरा टूट जाता है, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। कंप्लीटली आयोनाइज होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हमको हाइड्रोजन आयन देता है। तो ये सारे एग्जांपल हैं। फुल्ली आयोनाइज होते हैं, वाटर में फुल्ली आयोनाइज होते हैं, किसमें, वाटर में, और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन देते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो रिएक्ट करता है दूसरे सबस्टेंस से, जैसे मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सबसे रिएक्ट करता है और बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, रैपिडली रिएक्ट करता है। और इसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मींस जो है इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक का से काम करने वाला कंडक्टर कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी से पास कर सके, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी से पास करता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। इलेक्ट्रोलाइट्स आपने इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस आपको चैप्टर 1 में मिला होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सभी स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों होते हैं, क्यों होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई, बिकॉज ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्वेश्चन पूछेगा व्हाई स्ट्रॉन्ग एसिड हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आंसर लिखना है स्ट्रॉन्ग एसिड हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द हाई कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, ठीक है ना। हाई कंसेंट्रेशन मतलब बहुत ज्यादा आयन देता है। इसके जस्ट अपोजिट हम वीक एसिड की बात करें, इसके जस्ट अपोजिट हम वीक एसिड की बात करें तो ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है, ये कंप्लीटली नहीं होता, आधा होता है। आधा के लिए वर्ड है पार्शियली, पार्शियली, PARTIALLY, पार्शियली आयनाइज होता है। और लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन नहीं देता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ आयन देता है। आधा अधूरा आयनाइज होगा, H+ आयन का संख्या भी वो बहुत कम देगा, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बताया था हमने, इसको यहाँ पे डबल, ये रिवर्सिबल साइन है क्योंकि ये कम आयोनाइज हो रहा है, इसलिए इस तरह का सिंबल हम यूज करते हैं। ये H+ देगा, यहाँ पे 3 H, देखिए यहाँ H3 है तो यहाँ 1 H निकला, यहाँ 3 को हाइड्रोजन है, यहाँ 1 के हाइड्रोजन है, आधा अधूरा हुआ, आधा अधूरा से भी कम हुआ, ठीक है ना। तो और यहाँ हमारा जो बच जाएगा वो CH3COO-, इसका नाम है, इस आयन का नाम है एसीटेट, एसीटेट आयन, ठीक है, एसीटेट, इस रेडिकल का नाम एसीटेट आयन। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन था, 1 के हाइड्रोजन हमको मिला, तो
स्मॉल अमाउंट दिया, पार्सली आयनाइज हुआ, वीक एसिड है ये। H2CO3 हमने कहा वीकेस्ट है, सबसे कम है, 2 है तो 1 देगा, और CO3-2 कार्बोनेट आयन, ध्यान देना है कार्बोनेट आयन। तो ये आपका मुख्य एग्जांपल्स हो गए। और इसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो हाई नहीं, बहुत लो होता है। व्हाई वीक एसिड हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्वेश्चन पूछेगा बिकॉज आई हैव लो कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, इसलिए ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाते हैं। और एक बात यह ध्यान देना है कि जब कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन एसिड का हम लोग डाइल्यूट करते हैं उसमें वाटर मिला के, तो हाइड्रोजन आयन का जो कंसेंट्रेशन है वो पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करता है। इसको मैं अभी तुरंत बताने वाला हूं। एसिड का डाइल्यूशन करना मतलब कंसेंट्रेटेड एसिड है जो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, उस कंसेंट्रेटेड एसिड को हमको डाइल्यूट बना देना है। कैसे बना देंगे कि उस कंसेंट्रेटेड एसिड में क्या करेंगे, हम लोग वाटर को मिक्स कर देंगे, कंसेंट्रेटेड एसिड में वाटर मिला देंगे तो वह डाइल्यूट बन जाएगा। लेकिन ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि डाइल्यूशन करने के लिए, एसिड मिलाने के लिए हम लोग वाटर में एसिड को मिलाते हैं, वाटर ले लेते हैं, ठीक है, ये वाटर ले लेते हैं और इसमें हम एसिड को मिलाते हैं, और इसमें हम एसिड को मिलाते हैं। कैसे मिलाते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाते हैं धीरे धीरे। और कैसे कैसे मिलाते हैं, स्टीरिंग करके, स्टीरिंग मतलब मिलाते हुए, बूंद बूंद गिराए और मिलाते गए उसको, ताकि इकट्ठा ना गिर जाए, ड्रॉप बाय स्टीरिंग। एसिड को वाटर में मिलाना है, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर देना है कि हमको यहाँ पूरा हम ले लिए, एसिड भर के ले लिए, पूरा एसिड भर के ले लिए और इसमें हम वाटर मिला रहे हैं, तो ये प्रोसेस आपका गलत है। क्यों गलत है, अभी इस पे बात करते हैं। ये जो प्रोसेस होता है डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन चैप्टर 1 में पढ़े, जिसमें हीट बहुत ज्यादा निकलता है। तो हीट बहुत ज्यादा निकलेगा तो एसिड में क्या प्रॉपर्टी है कि जैसे ही थोड़ा सा उसको वाटर मिलेगा वो और अधिक वाटर को लेना चाहेगा और स्प्लैश आउट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, स्प्लैश आउट हो जाएगा, जिससे एसिड बर्न हो सकता है, यानी कि हमको दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। वाटर का जो है जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, हीट सहने की क्षमता, वो बहुत अधिक है, यानी कि बहुत ज्यादा हीट मिलेगा तब थोड़ा सा गर्म होगा। एसिड देते जा रहे हैं, ये वाटर आसानी से सभी एसिड को धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब करता जाएगा और आसानी से हमारा डाइल्यूशन हो जाएगा। अब डाइल्यूशन होने से क्या होगा, डाइल्यूशन होने में क्या होगा कि पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करेगा। कैसे डिक्रीज करेगा, अभी हमने बताया था कि मैं बताऊंगा, इसको समझना है कि पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करेगा। एसिड का अगर ड्रॉप मिला, हाँ, तो क्या बात कर रहे थे हम कि डिक्रीज होगा, H+ आयन कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगा, H+ आयन कंसेंट्रेशन घटेगा। यहाँ पे कंसेंट्रेटेड एसिड था, H+ आयन बहुत अधिक था, उसको हमने डाइल्यूट बना दिया, H+ आयन कम गया ना, तो वॉल्यूम बढ़ा तो H+ आयन कम गया, तो पर यूनिट वॉल्यूम पे H+ आयन का कंसेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज करेगा। एसिड का थोड़ा सा कैरेक्टर देख लेते हैं, तब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, उस पर बात करेंगे। एसिड का टेस्ट सुअर होता है, पहले ही पढ़ रखा है। एसिड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यानी कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, और ये कोरोसिव नेचर होता है, यानी कि कोरोड करने वाला इनका नेचर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज पहला जानते हैं, पहला देखना है कि रिएक्शन विथ मेटल। एसिड का रिएक्शन करना है मेटल के साथ। इसमें स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट होगा कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ dilute acid react with metal, it form hydrogen gas. Acid react with metals to form hydrogen gas. मेटल के साथ एसिड अगर रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, और ये एसिड जो है ये डाइल्यूट होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
जैसे Fe आयरन एक मेटल है, एसिड हमारा HCl हो गया, ये रिएक्शन करेगा तो FeCl2 सॉल्ट बना और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ। ये एसिड हमारा डाइल्यूट लेंगे जिसमें वाटर ज़्यादा होगा। एक और है मेटल Zn, इस बार एसिड ले लेते हैं H2SO4 डाइल्यूट वाला। तब क्या होगा, मेटल का सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट किसका बनेगा, मेटल सॉल्ट बनेगा। मेटल सॉल्ट कहने का मीन्स मेटल से बनेगा। जैसे Fe बना तो FeCl2 बना, Zn है तो Zn से बनेगा SO4, अब प्लस ये हाइड्रोजन गैस हमारा इवॉल्व हो जाएगा। तो जितने भी डाइल्यूट एसिड हैं, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, ज्यादातर डाइल्यूट एसिड जो है रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ और मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। लेकिन कंसेंट्रेटेड में मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। कंसेंट्रेटेड एसिड से रिएक्शन करने पर वो सॉल्ट देते हैं, वाटर देते हैं और वाटर देते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड गैस देते हैं। अगर H2SO4 लेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस देगा, SO4 गैस देगा। ठीक है, तो ये कंसंट्रेटेड एसिड की बात होगी। हमको जानना है डाइल्यूट एसिड के बारे में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, कर्ड या फिर कोई दूसरा सोअर सब्सटेंस को हम लोग को मेटल के कंटेनर में नहीं रखना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका आंसर होगा कि मेटल के कंटेनर में क्यों नहीं रखना चाहिए। कि मेटल के कंटेनर में अगर हम रखेंगे किसी भी कर्ड या सोअर सब्सटेंस को, हम लोग जानते हैं कर्ड में, हमने बताया था कर्ड में एसिड रहता है लैक्टिक एसिड, और जितने भी सोअर सब्सटेंस है कर्ड या फिर सोअर मिल्क या फिर दूध दही मिल्क जो भी है उसमें सभी में सोअर मिल्क सभी में क्या रहता है, लैक्टिक एसिड रहता है, प्रेजेंट रहता है लैक्टिक एसिड। अगर उसको मेटल के कंटेनर में क्यों नहीं रखते, क्योंकि अगर मेटल के कंटेनर में हम रखेंगे तो उस मेटल का कंटेनर बोले तो पूछ सकता है एल्युमिनियम का, पूछ सकता है, सीधा दे देगा मेटल कंटेनर नहीं दे देगा, एल्युमिनियम नहीं, सीधा बोल देगा कॉपर पूछ देगा या फिर ब्रास का पूछ देगा, कॉपर हो गया, ब्रास का मेटल पूछ देगा। इन सब में हम क्यों नहीं रखते हैं, तो ये सभी मेटल ही है। जो भी हो बस मेटल की बात हो रही है यहाँ पे, कोई भी मेटल हो उसमें मेटल के कंटेनर में अगर हम इस को रख देंगे तो इसमें जो लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है इससे रिएक्शन कर लेगा, और इसे रिएक्शन करने पे क्या बना देगा, हम लोग जानते हैं मेटल और एसिड रिएक्शन करने पे क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। तो वो मेटल का सॉल्ट बना देगा। जिस भी मेटल में रखेंगे, कॉपर वाला में रखेंगे, ब्रास वाला रखेंगे, जिसमें भी रखेंगे उस मेटल का वो सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। हाइड्रोजन गैस निकला है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सॉल्ट जो बनेगा, ये सॉल्ट बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस हो जाता है। ये सॉल्ट क्या हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा, जो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, जिससे फूड पॉइजनिंग हो सकता है, इसलिए नहीं रखते हैं। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये तो और इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि एसिड का रिएक्शन करना है मेटल कार्बोनेट से और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। तो इसमें सेंटेंस स्टेटमेंट क्या होता है कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये इसका प्रॉपर्टीज है कि एसिड मेटल कार्बोनेट से या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करता है। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं, क्या क्या प्रोडक्ट बनता है अब उसको मैं बता रहा हूं। अब यहाँ पे कहीं और भी लिखा रहता है, ऐसा नहीं समझना कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट OR और लिखा है तो एक ही है। मेटल कार्बोनेट अलग है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अलग है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को मेटल बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। मेटल कार्बोनेट कहने का मीन्स किसी भी मेटल का कार्बोनेट, कोई भी मेटल है, सोडियम का कार्बोनेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। अब एग्जांपल देके बताएंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए समझिए कि एसिड जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो क्या क्या बनता है। मेटल का कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और वाटर बनता है। उसी प्रकार से सेम चीज एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो वही सेम बनेगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। मेटल बाइकार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक ही है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट एक ही नाम है। इसमें रिएक्शन करने पे जिस मेटल का बाइकार्बोनेट बना है तो उस मेटल का सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये तो कॉमन है, लेकिन सॉल्ट जो बनेगा ये मेटल का सॉल्ट बनेगा। देखिए जिस मेटल का बाइकार्बोनेट लिए हैं, सोडियम का कार्बोनेट लिए हैं, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम का कार्बोनेट लिए, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मेटल का लेना है, अल्युमिनियम का लिए है तो अल्युमिनियम कार्बोनेट, तो उस मेटल का ही सॉल्ट बनेगा। सोडियम का सॉल्ट
कार्बोनेट के साथ Na2CO3। मेटल अगर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का सॉल्ट कार्बोनेट के साथ MgCO3। या बाइकार्बोनेट लिए हैं तो जिस मेटल का बाइकार्बोनेट लिए उसी मेटल का हमारा सॉल्ट बनेगा। ये कंसेप्ट है, दिस इज द कंसेप्ट। एग्जांपल तो आप देख ही लेंगे। सोडियम ले लेते हैं, पहले एक एसिड ले लेते हैं, सोडियम का कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और एक एसिड ले लिए HCl, और एसिड ले लिए HCl, ठीक है। तो ये एसिड, ये भी डाइल्यूट से ही रिएक्शन कराना है। तो इस मेटल का सॉल्ट बनेगा सोडियम का सॉल्ट कौन वाला, यहां से सॉल्ट लेना है, सॉल्ट यहां से लेना है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 तो लिख ही देना है। H2O CO2 या फिर CO2 H2O बनेगा ही बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को एरो दिखाना है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऊपर उड़ जाएगा। उसी तरह से Na2CO3 को हम, चलिए Na2CO3 की जगह इस बार Mg ले लेते हैं। मैग्नीशियम भी एक क्या है, मेटल, तो मैग्नीशियम का कार्बोनेट MgCO3। या 2 क्यों नहीं आया, क्योंकि वैलेंसी मैग्नीशियम का 2 है, इसका 2 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। HCl के साथ रिएक्शन इस बार H2SO4 से करा देते हैं, सब तरह का चेकिंग हो जाएगा, ये भी डाइल्यूट हो। तो मैग्नीशियम प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट H2SO4, मेटल का सॉल्ट MgSO4, यहां से और यहां से देखना है, प्लस H2O प्लस CO2, तो इसमें इस कंडीशन में बनता ही बनता है। कहां से आया देख लीजिए, H2O, यहां से एक ऑक्सीजन और 2 बचा तो CO2, ठीक है। अब देखिए मेटल एसिड है, मेटल बाइकार्बोनेट से भी रिएक्शन करेगा, यानी कि HCO3 से, उसको मैं भी रिएक्शन करके दिखाता हूं। बाइकार्बोनेट NaHCO3, एसिड HCl, देखिए NaCl प्लस H2O यहां से और CO2, ये तो बनेगा ही क्योंकि प्रॉपर्टी है। और देख लेते हैं MgHCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, उसी तरह से H2SO4 से रिएक्शन कराइएगा। ये रिएक्शन आपको करके कमेंट में देना है। इसके पहले यहाँ पे 2 रिएक्शन हमने लिखा था कार्बोनेट वाला, एक रिएक्शन यहाँ पे भी लिखा है, सभी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रहा है। देखिए इसमें भी और 2 भी मैंने पहले लिखा तो इरेज कर दिया। ये सभी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस इवॉल्व हो रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट करेगा लाइम वाटर से। लाइम वाटर से रिएक्शन करने पे क्या बनाएगा, लाइम वाटर बताते हैं, लाइम वाटर से रिएक्शन करने पे ये क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा CaCO3, और ये PPT के रूप में, व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाएगा और वाटर का फॉर्मेशन होगा। और ये लाइम वाटर को मिल्की बना देगा। ये कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। लाइम वाटर क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, इसका नाम है स्लैग्ड लाइम, इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम है लाइम वाटर। फॉर्मूला एक ही रहेगा, CaOH का होल 2, सैचुरेटेड सॉल्यूशन CaOH का होल 2 लाइम वाटर, और CaOH का होल 2 क्या है, स्लैग्ड लाइम है। ये बात समझ में आ गई। अब अगर इस CaCO3 जो अभी बना, जो मिल्की हो गया, इसमें अगर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ज्यादा, ध्यान देना, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम गैस पास करा देंगे तो वहां पे एक कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, CaHCO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये जो मिल्की हुआ था वो फिर आपका मिल्की खत्म हो जाएगा। तीसरा है रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड का रिएक्शन करना है, जो कि किया मैंने। मेटल का ऑक्साइड ध्यान देना है, मेटल का ऑक्साइड जो भी होगा, जितना भी मेटल का ऑक्साइड और जितना भी मेटल का हाइड्रोक्साइड होगा वो बेसिक नेचर का होता है। नेक्स्ट पार्ट में इस पर डिटेल से बात होगी, अभी इतना जानिए। मेटल का ऑक्साइड बेस होता है, यानी कि ये बेस वाला नेचर और एसिड वाला नेचर रिएक्ट करता है, यानी कि मेटल ऑक्साइड एसिड रिएक्ट करता है, सॉल्ट एंड वाटर का यहाँ पे फॉर्मेशन करता है, ये हमारा प्रॉपर्टी है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, CuO प्लस HCl, CuO प्लस HCl, ये मेटल का ऑक्साइड है, CuO प्लस HCl, ऑक्सीजन जुटा है, ऑक्साइड है, तो सॉल्ट बनेगा CuCl2 और वाटर H2O बन जाएगा। उसी तरह से MgO प्लस H2SO4 लेते हैं, MgO ऑक्सीजन जुटा है, ऑक्साइड है, H2SO4 एसिड है, तो MgSO4 सॉल्ट बनेगा और वाटर हमारा अलग हो जाएगा। तो मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करने पे क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, सॉल्ट और वाटर। नेक्स्ट ये हमारा लास्ट है, एसिड जो है बेस के साथ रिएक्शन करने पे सॉल्ट एंड वाटर प्रदान करता है। अभी हमने पढ़ा था मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड भी बेसिक नेचर का था, यानी कि वहां पे भी एसिड बेस का रिएक्शन हुआ था, लेकिन वहां मेटल ऑक्साइड स्पेशल था, यहाँ बेस स्पेशल है, तो इसलिए फिर भी प्रोडक्ट वही रहेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, जो उसमें यहाँ पे प्रोडक्ट था, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट एंड वाटर। और इस रिएक्शन का नाम है
इस रिएक्शन का स्पेशल नेम दिया गया है, इसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए एक एसिड और बेस का एग्जांपल लेके बता देते हैं। एसिड HCl और बेस NaOH, ये दोनों का जब रिएक्शन होगा तो सॉल्ट बनेगा यहाँ से Na और ये Cl, NaCl और HOHH, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 वाटर, तो NaCl प्लस H2। इसी तरह से बहुत सारे रिएक्शन है, जैसे H2SO4 प्लस MgOH होल 2, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड, मेटल का हाइड्रोक्साइड बेस है। तो इसके लिए डिटेल से चर्चा होगी, आप नेक्स्ट सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। तो MgSO4 यहाँ से बनेगा और प्लस H2O